नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में सभी बच्चे अपने करियर को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि समय रहते करियर को लेकर निश्चित हो जाएं। सभी बच्चे जीवन में आगे निकलना चाहते हैं और इसलिए आज के दौर में बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि उन्हें भविष्य में क्या करना है और वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिसमें से अधिकतर बच्चों की चॉइस इंजीनियरिंग बनने की होती है, इंजीनियर बनने की। और लेकिन इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों के पास बहुत से विकल्प होते हैं, कोई मशीनों को लेकर, कोई केमिकल, तो कोई कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र में इंजीनियर बनने का अपना सपना देखता है और इसके लिए स्कूली शिक्षा के समय से ही जरूरी तैयारी करना शुरू कर देता है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर NK अग्रवाल, वाइस चांसलर भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। उनसे जानेंगे कि इंजीनियर से जुड़े सवाल। साथ जल्दी हमारे मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से इंजीनियरिंग का जो दौर था वो हमेशा से बहुत क्रेज इंजीनियरिंग का रहा है। कई दशकों पहले भी लोग इंजीनियर बनना चाहते थे, आज भी बच्चों में उतना ही क्रेज है कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं और अपना करियर इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं। इंजीनियरों के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, भारत देश IT सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो अब ऐसे में इंजीनियरिंग फील्ड बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर NK अग्रवाल, वाइस चांसलर भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। सर, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग को लेकर आज से हम अगर 10 या 20 साल पहले जाएं तब भी बड़ा क्रेज था इंजीनियरिंग के बच्चों में, और आज भी हम देखें आज भी बहुत ज्यादा बच्चों में क्रेज है इंजीनियरिंग को लेकर। सबसे पहले कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग के आज सपने देखता, पहले के समय अगर हम आज से 20 साल पहले जाएं तब कितना स्कोप था और आज के भविष्य में, आने वाले निकटतम भविष्य में इंजीनियरिंग में क्या कुछ स्कोप है और कितना भविष्य बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बना सकता है फिलहाल? देखिए, पहले हेलो जी सर, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। तो ऐसा है कि देखिए, पहले 10 साल पहले भी इतना ही क्रेज था और अभी भी क्रेज है। बिल्कुल 10 साल कुछ कम था, माने सब्जेक्ट कम थे, लेकिन इस समय हर मूवमेंट पर, हर चीज में इंजीनियर्स की जरूरत है। आप किसी भी फील्ड को ले लें, हेल्थ केयर में आज सबसे ज्यादा मशीनें हेल्थ केयर में यूज होता है, तो आप कंप्यूटर पे, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, IT सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल है, सारी ब्रांचों में बराबर बराबर जरूरत पड़ती है। पहले क्या लिमिटेड 3 होते थे, पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल होते थे, लेकिन बाद में आगे धीरे धीरे सारी ब्रांचेस आ गई और बराबर जो है उसकी स्कोप बढ़ता चला गया। बिल्कुल। अब जैसे कंप्यूटर साइंस का है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ कंप्यूटर साइंस का IT डिपार्टमेंट हो गया, IT। अब क्या कंप्यूटर साइंस में भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गया, डिफरेंट कोर्स और भी जो है, साइबर सिक्योरिटी आ गया। आज साइबर सिक्योरिटी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको सारे लोग को पता लगता है कि बैंक से अकाउंट पैसे निकल गए, तो उसके साइबर में पढ़ना जरूरी है, बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब जो नए नए ब्रांचेस आ गए हैं, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें भी बहुत स्कोप है। आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, उसमें बहुत स्कोप है। तो इंजीनियरिंग कहीं न कहीं सारी चीजों का अगर कहें तो बेसिकली इंजीनियरिंग ही हमको एक अच्छे से हम किसी समाज को बढ़ा सकता है कि इंजीनियरिंग। बिल्कुल। जिसकी शुरुआत अगर करें तो बच्चे को कब से प्रिपरेशन करना चाहिए कि वह इंजीनियरिंग में जाना चाहता है या किस फील्ड में जाना चाहता है? 12th के बाद वो क्या चुन सकता है जिसकी वजह से वो अच्छा इंजीनियर या फिर किसी अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला हो सकता है? देखिए, क्या है कि क्लास जो 10th के बाद से ही उसको 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, या तो PCM ग्रुप लेना है या BJP लेना है। बिल्कुल। BJP ग्रुप लेगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री लेगा, तो उसको मेडिकल लाइन में जाना है। इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ना है। और
क्लास 11 से ही पूरा 11 12 से तैयारी करनी पड़ती इंजीनियरिंग की 2 साल के बाद। उसके बाद उस क्वालिफाई कर एग्जाम देना पड़ता है। वो तो या तो जेई करे या वो उसको जो है 12th के मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। और है ना, हमारे यूनिवर्सिटी में सारी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और भोपाल के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट में से हमारा यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और हम बराबर बच्चों की क्लास लगाना, पढ़ाई करना, और हमारे यहाँ अच्छा प्लेसमेंट होता है, बच्चों को अच्छे मिलते हैं। और ड्यूरिंग स्टडीज के बीच में, क्योंकि देखिए केवल पढ़ना ही काफी नहीं होता, बीच बीच में बहुत जरूरी पड़ती है। बिल्कुल। जिस तरह से इंस्टीट्यूट की आपने बात की कि कॉलेज मिलना, इंस्टीट्यूट मिलना, पहले बड़ा हम देखते थे होड़ मची रहती थी कि बेटर कॉलेज मिले या फिर सरकारी कॉलेज मिले। तो ऐसे में एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है किसी बच्चे के इंजीनियरिंग में? क्योंकि हम ये देखते हैं कि ठीक है, कोई सी आप कॉलेज से, नॉर्मल कॉलेज से कर लिया तो, लेकिन बच्चा बहुत होशियार है तो भी उसका हो जाता है। लेकिन एक समय वो था कि हम देखते थे कि हाँ, कॉलेज के नाम से ही बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती थी। अरे फलाने कॉलेज से आपने किया तो दैट मीन्स वैसे ही आपका भविष्य पक्का है। तो आज भी ये सब चलता है क्या, मायने रखता? नहीं, तब क्या है, आजकल पहले तक नॉलेज के लिए उसको क्या है कि पढ़ाई होती, हर जगह अच्छे टीचर होते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाई, जो आप आईआईटी ले लीजिए, एनआईटी ले लीजिए, चाहे जो वही किताबें हैं, वही सब कुछ है, वही पढ़ाने वाले सब कुछ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बराबर से ही पढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ से भी बच्चे जो निकलते हैं वो अच्छी अच्छी इंडस्ट्री में जाते हैं। जब हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग सर्विसेज में 4 बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा चुके हैं हमारे यहाँ से पास किए हुए। ऐसा नहीं केवल आईआईटी एनआईटी के ही बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग पूरा ही करिकुलम जो बनता है उसको बकायदे उसको फ्रेम करते हैं कि हाँ, बच्चे को जो चीज सीखना होता है, और उसके बाद ड्यूरिंग सेमेस्टर ब्रेक में उसको हम एक कोर्स करने के लिए कहते हैं कि भैया कोर्स करो एक साथ में। ये सफिशिएंट बुक नॉलेज से नहीं, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी कराते हैं हम उसका हर कोर्स। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जिस तरह से हम देखें सर कि जब से एआई आया है, लगभग हर फील्ड में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, हर किसी के फील्ड में एआई ने उसको प्रभावित किया है, चाहे म्यूजिशियन हो। लेकिन इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, क्या वाकई इस फील्ड में एआई आने के बाद स्कोप और ज्यादा बढ़ गया है, या वाकई कुछ जॉब्स पर इफेक्ट इसका पड़ा है? चाहे वो मेडिकल ले लें कि अब एआई बहुत जल्दी रिपोर्ट निकाल देता है, या फिर बहुत अच्छे से चीज़ों को या मशीन को ऑपरेट कर सकता है, या फिर अन्य हम देखें चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे एरोनॉटिक्स हो, या ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, एआई हर जगह इंजीनियरिंग में भी इफेक्ट डाल रहा है क्या? इंजीनियरिंग देखिए, एक्चुअली कि एआई जो है वो करने वाला तो इंजीनियरिंग है, उससे करके करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से जैसे हमारा ब्रेन है, कैलकुलेशन करता है कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा कि एआई है क्या चीज। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैंने कि हम जो दिमाग जो सोचता है, अगर कई चीजें मिला दे और फिर उसको बता दे कि नहीं ये एक पॉइंट है, तुम इस पर करो सर्च, तो उसको को मिला के एक साथ हमारा दिमाग कभी भी किसी चीज को करने के लिए, अगर किसी रास्ते पे जा रहे हैं और 5 रास्ता है, तो हम कैसे किस रास्ते को चूज करेंगे, तो एक इधर भी जाता है, आपको कहां से मिलेगा, कितनी डिस्टेंस है, तो वो क्या है कि हमको एआई क्या करता है, एक चूज करके बता देता है कि देखो इस रास्ते पर ऐसे से जाओगे तो ऐसे रास्ते पर कैलकुलेशन। तो उसी तरीके से यह है कि आज जो एआई का है, तो वो हर चीज में, हर फील्ड में उसको, आप जैसे आपको पेपर कोई टॉपिक पीपीटी बनाना है, पीपीटी बना टॉपिक देती है, वो अपने आप तुरंत बना देता है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जो इसमें बहुत स्कोप आ गया है इंजीनियरिंग में। बिल्कुल। अभी तक हम देख रहे थे, बिल्कुल आपने सही कहा, इंजीनियरिंग पहले डॉक्टरों के पास इतने अत्याधुनिक मशीनें नहीं थी। अब तो चाहे वो आर्टिफिशियल फिंगर, अगर आपके नहीं है, हाथ नहीं है तो आर्टिफिशियल हाथ बन रहा है, आंख नहीं है तो आंख बनाई जा रही है, तमाम सारे, चाहे वो एरोनॉटिक्स, पहले ये फील्ड बिल्कुल अछूता था, बड़ा वैज्ञानिक बनना बहुत मुश्किल लगता था, ऐसा लगता दूसरे ग्रह से शायद लोग आते हैं जो इसरो वगैरह में जाते हैं। लेकिन अब ये बहुत ईजी हो गया है, इस तरफ दुनिया बहुत आगे तेजी से बढ़ रही है। माइक्रो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इन शॉर्ट अगर ये देखा जाए कि अगर बच्चा किसी भी फील्ड में सोचता है, कृषि में भी इंजीनियर हैं, किसी भी चीज आप चाहे डॉक्टरी भी ले लीजिए, चाहे वो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में लीजिए, ईवी आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सोलर प्लांट का बहुत तेजी से विकास हो रहा है चीजों को लेकर। अब इंजीनियर हर जगह है सर, ये कहा जा सकता है। इंजीनियर देखिए, बिना इंजीनियरिंग के आज एक इंजीनियर ही एक बिल्डिंग, जिस एक रूम में बैठे हैं, एक रूम को बनाने वाला, उसको डिजाइन करने वाला एक सिविल इंजीनियर है, एक कार में कार को डिजाइन करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल
तो हर चीज तो इंजीनियरिंग के बिना तो होना ही नहीं है। अगर हम देखिए कहते हैं कि हम समाज में कहते हैं कि डॉक्टर सबसे पहले, लेकिन हम तो कहते हैं कि इंजीनियर पहले, क्योंकि वो चीज पहले बना के देगा तभी। इसलिए हमारे इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैल्यूबल है इन द सोसाइटी, क्योंकि इंजीनियर ही है, वो सब कुछ बनाता है। आप मेडिकल इक्विपमेंट, आज इंजीनियर ने ही एमआरआई डेवलप किया, आज सीटी स्कैन इंजीनियर ने डेवलप किया, आज मेडिकल इक्विपमेंट इंजीनियर ही बनाता है। बिल्कुल सही कहा। तो कैसे होगा, बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर पाएगा। जब डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा तो डॉक्टर इलाज किस चीज का करेगा, और डायग्नोज मशीनों से ही होगा जो इंजीनियर के द्वारा बनाई गई हैं, बनाई जाएंगी। अब जिस तरह से आपने कहा इंस्टीट्यूट मिल गया सर, उसने अपने अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड उसमें चुन लिया, कोई विभाग चुन लिया, उसके बाद डिग्री करते समय भी उसके पास बहुत सारे स्कोप रहते हैं कि वो अपना व्यवसाय खुद का डाल सकता है या फिर किसी इंडस्ट्री में जा सकता है, किसी कंपनी में जा सकता है। तो किस तरह से सिलेक्शन होता है, गवर्नमेंट में सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, और सरकार ने क्या कुछ मुहैया इंजीनियरों के लिए उपलब्ध कराई हैं? ऐसा है कि अब हमारे यहाँ क्या है, बच्चे को जब उसमें होने के बाद जब आता है, जब फर्स्ट ईयर के बाद जो सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, उसको ट्रेनिंग हम बराबर की, कैसे तुमको हाउ टू प्रिपेयर फॉर द उसके सर्विसेज के लिए तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, और उसको जो कंपटीशन कैसे देना है, तुमको गेट कैसे क्वालिफाई करना है, तुम यूपीएससी कैसे करोगे, सबकी ट्रेनिंग होती है बच्चों को होती है। और उसको बताया जाता है कि तुमको ऐसे पढ़ना है। और क्या होता है कि कलेक्टिव रीडिंग होती है, बच्चे आपस में बैठ के टीचर्स के साथ, हमारे यहाँ पे जो टीचर है क्वालिफाइड है, वो भी बैठ के बच्चों के साथ ट्रेनिंग देते हैं। तो अब मैंने एक है कि उनको माहौल जैसा मिलता है, पढ़ने का माहौल होता है पूरा उसमें। ओके, तो प्रिपेयर कर। ठीक है। उसके बाद अगर आपने भाभा यूनिवर्सिटी की बात की, तो यहाँ पर ये किसी कॉलेज में किसी बच्चे का पढ़ाने के साथ साथ कहीं जॉब तक पहुंचाने का, यानी कि उंगली पकड़ तक उसका करियर बनाने तक यूनिवर्सिटी ऐसा करती है सभी, या फिर कॉलेज करते हैं, या फिर भाभा यूनिवर्सिटी के अंदर ये सबसे ज्यादा प्लेसमेंट देखने को मिलता है? इसमें डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट अफसर है, और बाकायदे करके बच्चों से हम बाकायदे कंपनीज को बुलाते हैं। कंपनीज यहाँ पर कैंपस करती है, कैंपस सिलेक्शन रहता है। एक बच्चे के पास 4-4, 5-5 ऑफर्स होते हैं, एक 4-4, 5-5 ऑफर होता है, जिस ऑफर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। जिस तरह से सर अगर एक पैकेज की अगर हम बात करें, एक मिनिमम पैकेज और मैक्सिमम पैकेज क्या होता होगा इंजीनियर का? हमने मैक्सिमम तो बहुत सुना है, बहुत अखबारों में पढ़ा है कि चाहे गूगल उठा के ले गया, अमेजोन उठा के ले गया, करोड़ों में पैकेज होते हैं। एक मिनिमम अगर शुरुआत कोई करना चाहे तो इंजीनियरिंग में कितने से शुरुआत होती है? 20 से 25 हजार रुपए तक का मिनिमम पर मंथ का होता है। मैंने उसको अगर पैकेज हम कर ले तो 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ, पर ईयर का पैकेज मिलना चाहिए उसको। ठीक है। अब इसमें जैसे किसी ने कोई दूसरी ब्रांच ले ली और उसकी पढ़ाई की, बार बाद में उसे समझ में आता है कि ये ब्रांच मेरे लायक नहीं है, या फिर इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है, या फिर मैं इस ब्रांच में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे में वो ब्रांच बदल सकता है बीच में क्या? हाँ, सेकंड ईयर में बदलता है ब्रांच। मैंने फर्स्ट ईयर में ऑप्ट किया और उसको नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर में जाके अगर लैटरल एंट्री बोलते हैं उसको, उसमें जाके वो ब्रांच चेंज कर सकता है। और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतना बढ़िया कर दिया है कि मान लीजिए थर्ड ईयर फाइनल ईयर करने के बाद भी अगर उसको लगता है कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो क्रेडिट चेंज कर सकता है। उसको दूसरा सब्जेक्ट क्रेडिट से मैच करते वो क्रेडिट को ले लेता है। और या उसको लगता है कि हम 2 साल पढ़ाई कर, हमको नहीं पढ़ना है, हम बैठे, तो आप वो क्रेडिट जमा करके क्रेडिट स्कोर में अपना जमा कर ले बैंक में, एबीसी बोलते हैं उसको, तो उसमें जमा कर ले और उसको जब मन लगेगा तो पढ़ाई कर ले, वो क्रेडिट आगे बढ़ जाएगा उसका। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो फायदा है ये। ठीक है। ये जो नई शिक्षा नीति का आपने जिक्र किया, पहले जो एक रट्टा मार पढ़ाई होती थी, कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में सब कुछ ऑन फ्लोर, बहुत प्रैक्टिकलिटी चीजें हो गई हैं, थ्योरी पर उतना फोकस नहीं किया जा रहा जितना प्रैक्टिकल पर, क्योंकि बाकी देशों में हम चाहे चाइना इस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसमें। तो नई शिक्षा नीति में इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखने को मिला है? देखिए वही है ना, जैसे बच्चा है वो मान लीजिए उसने मैकेनिकल ब्रांच चूज कर लिया, फिर पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि हमको कंप्यूटर साइंस का, साइबर सिक्योरिटी में हमको जाना, हमको पढ़ना है, हमको वहां अच्छा लग रहा है हमको उसके साथ, तो उसको क्या है कि वो चेंज कर सकता है वहां पर भी सब्जेक्ट, उसको वहां पर जाकर वो क्रॉस ओवर चेंज कर सकता है कि हमको सर थर्ड ईयर में आकर अपना चेंज कर ले उसमें। ओके। वैसे में सर जी बात रखें सर। हाँ, नहीं, करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फायदा हुआ है इससे। ठीक है। जिस तरह से सर अगर देखें इसमें जो आपने जितने भी ब्रांचेस बताई हैं, चाहे ऑटोमोबाइल ले लें, चाहे वो सिविल ले लें, सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज में, या फिर सबसे अच्छा पैकेज किस में मिलता है किसी विद्यार्थी को?
अल्टीमेटली देखिए कंप्यूटर साइंस तो सबसे देखिए हमारे यहाँ तीन कही जाती हैं। हाँ जी, तीन ब्रांच मुख्य। हाँ, एक सिविल इंजीनियरिंग तो देखिए ऑलमोस्ट एवरग्रीन है, चाहे आप बिल्डिंग बनेगी, ब्रिज बनेंगे ही और आपके सारी चीजें होंगी, तो सिविल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल ब्रांच है कि जहां पर आपके प्लांट होंगे तो मैकेनिकल इंजीनियर रखे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इलेक्ट्रिकल, ये तीन कोर ब्रांचेस हैं, ये तो रहेंगी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, कभी कंप्यूटर आगे होता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। कंप्यूटर इस समय जो है अभी चल रहा है वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ये कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, लेकिन है तो एक्चुअली बेसिक कंप्यूटर साइंस ही है और आईटी ब्रांच है। ये बहुत अच्छे डिमांड है। बिल्कुल। लेकिन सर हमने देखा है कि एक इंजीनियर, एक आईआईटीएन अगर देखें या आईटीआई के यो व्यक्ति, अक्सर हम सिविल सर्विस में हम देख रहे हैं कि इन लोगों की तादाद, ये खुद को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो ये कर ही रहे हैं कमाल, और इनकी पढ़ाई या पद्धति कुछ ऐसी होती है या फिर इनके ये जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं ये इतने ज़्यादा गुणवान होते हैं कि सिविल सर्विसेज में अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले बच्चे मौजूद हैं। बल्कि सिविल अगर देखा जाए सर्विसेज में इंजीनियरिंग वाले बच्चों की इतनी तादाद बढ़ना, ये लोग बहुत सारे लोगों का हमने सुना है कि बाकी लोगों में अगर आप देखें तो ये कम है, बल्कि इंजीनियर सबसे ज़्यादा, कलेक्टर, एसपी और सिविल इंजीनियर में सबसे ज़्यादा सिविल सर्विसेज में पहुंच रहे हैं। देखिए इसका कारण एक है, वो क्या होता है कि बच्चे नो डाउट जो इंजीनियरिंग होते हैं उसका इंजीनियर जो है उसका माइंड सेट बहुत वो होता है, स्ट्रॉन्ग लेबोरियस बच्चे होते हैं, उनको लेबर भरा हुआ होता है, वो कहिए वो पढ़ाई बहुत करते हैं। और जो और बच्चे हैं उसमें क्या उतनी लेबर नहीं दे पाते, कुछ देते हैं लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे वो शार्प बने रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा उनका सिलेक्शन जो है अच्छा होता है। ठीक है सर, इसमें जैसे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मैथ किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश वीक है। अक्सर हमें ये देखते मिलते हैं कि किसी का इंग्लिश अगर वीक है तो मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंग्लिश वीक है तो काम चल सकता है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, या मैथ वीक है इंग्लिश अच्छी है तो भी काम चल सकता है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तभी एक आप सफल इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए मैथ तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि टोटली जो है हम हर चीज बना के नहीं देख सकते। हमको तो कुछ पेपर पर कैलकुलेशन करना होगा। आज हमको एक कार डिजाइन करनी है, कार डिजाइन के लिए हमको पेपर पे ही करना पड़ेगा, और वो भी मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, जैसे बच्चा 10th 12th में पढ़ता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं इट्स प्रूव। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि हम उसको पहले पेपर पे बना लेते हैं, बनाने के बाद हम उसको एक्चुअल बनाते हैं। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो हम डिफरेंट सेंटरिंग करना, ये करना पूरा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बीम का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि क्या साइज होंगे, कितना हमको सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा, ये सब हम पता कर लेते हैं, पहले से कैलकुलेशन हो जाता है। कि तो हमें तो मैथमेटिक्स, हर मोड पर मैथमेटिक्स चाहिए। और इंग्लिश हम कहते हैं अगर बच्चा नहीं भी किया है, इंग्लिश में कमजोर है, हम इंग्लिश की टीचिंग कराते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश देते हैं उसको। फर्स्ट ईयर में जब आता है तो उसको कम्युनिकेशन इंग्लिश पढ़ाई जाती है पहले साथ में, क्योंकि हम कहते जरूर हैं कि हाँ हम हिंदी में पढ़ाएंगे, लेकिन क्या आगे उसको वर्ल्ड से जुड़ना है तो इंग्लिश उसको इतनी आनी चाहिए कि हाँ वो समझ सके। अगर वो समझ सकता है तो उतना जो है वो ले सकता है, बिल्कुल उसको समझ पढ़ लेता है। तो सर जिस तरह से देखें, एक हमने बीच में ये भी दौर देखा कि शुरुआत में लोग बीटेक बहुत कर रहे थे, एमटेक बहुत कर रहे थे, उसके बाद एक इसका क्रेज बिल्कुल खत्म हो गया। अब जाके बीच में एक ऐसा दौर आया कि अगर कोई बंदा आईआईटीएन है तो दैट मीन्स इंजीनियर, अन्यथा अगर बीटेक वगैरह ये कुछ भी कर रहा है या आईटीआई कुछ भी कर रहा है तो इसमें लोग अरे कुछ नहीं, स्टेबलाइजर है, टीवी संभालेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। ये हमने लोगों के बीच में ऐसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को ट्रोल होते हुए देखा है। सिर्फ उन्हें जो आईटीआई किए हुए हैं, वो आईआईटीएन है, बस उन्हीं को इंजीनियर के तौर पर देखा जाता था। तो अभी ऐसी धारणा है या अब ये प्रारूप बदल गया है? वो पुराना था लेकिन अब नहीं है कहीं पर। हम लोग तो बराबर बच्चे को हर मानते हैं सब कुछ की जो है बच्चा चाहे वो आईटी से क्या होता है, लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए उसको। इसीलिए कंपटीशन होता है, कंपटीशन में पता लग जाता है, कंपनी जब विजिट करती है तो अपने आप पता देती है कि हाँ बच्चा है। और हम तो कहते हैं कि हम तो उसको पढ़ा के आप हमको दीजिए, हमारी तो क्वालिटी तभी है टीचर की जब हम उसको उस लेवल तक पहुंचा दें। बिल्कुल सही कहा।
हम खुद पहुंचा देंगे। बिल्कुल। मैं भी जी जी, तो जी जी सर, रखिए बात रखिए। तो मैं तो क्या, मैंने पीएचडी मैंने आईआईटी बीएचयू से किया हुआ है, मैं जानते कुछ नहीं, लेकिन वहां बस केवल ये कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। वहां पर यही कहता है कि आपको दिया गया है करिकुलम, आपका जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना जरूरी है, आप मगअप नहीं कर सकते, अगर कोर्स पूरा पढ़ना है। आज भी है जो बच्चा 11th-12th के सब्जेक्ट को पूरा 100% पूरा पढ़ा हुआ हो, प्रॉपर किया हो, तो वो हर कंपटीशन, क्योंकि बेस है वही बेस है, और उससे वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। बिल्कुल। एक समय था जब नमस्ते लंदन हमने मूवी देखी थी, तब उसमें वो बताता भारत की खासियत है, तो इंजीनियर तीसरे नंबर पर बताता था कि डॉक्टर और इंजीनियर हम तीसरे मुल्क पर आते हैं। लेकिन शायद अब वो समय चेंज हो गया है। आज चाहे कितना भी बड़ा देश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, भारत की जो कंपनीज हैं, भारत के जो इंजीनियर हैं, उनकी तरफ देखते हैं। और शायद ये उभरता हुआ बड़ा सेक्टर बहुत कहीं ना ज्यादा आप जैसे प्रोफेसर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है कि आज हम इस सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हर इंजीनियरिंग क्षेत्र में हर एक कंपनी, चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो, भारत आना चाहती है। हमारे इसरो को सब कोई सैल्यूट करता है। हमारी आईटी हब, इसे कहा जाता है कि इंडिया आईटी हब बन चुका है। यही कारण है कि अब हर देश हमारे इंजीनियर को सबसे पहले लेता है। ये नहीं कि वो इंजीनियर बहुत अच्छा है, उसके पीछे आप जैसे गुरुजनों का हाथ है शायद, इसी वजह से, या फिर भाभा यूनिवर्सिटी के हाथ है। ऐसे इंजीनियर निकाले जाते हैं जिससे वो देश का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देखा कि हमारा शो कि कैसे इंजीनियर आप बन सकते हैं, और अच्छा इंजीनियर कैसे, शुरुआत कैसे हो सकती है, फील्ड कौन सा चुन सकते हैं, उसमें ब्रांच कौन सी चुन सकते हैं, आपके पास स्कोप क्या रहेगा, तमाम सारी जानकारी आप तक साझा की है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।